हेलो बच्चों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आवर्ती गुण पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ लिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत ऋणता के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें विद्युत ऋणता की परिभाषा, उसकी विधियां, आवर्त सारणी प्रवृत्ति और विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक हमने देख लिए थे। उसी क्रम में आज हम विद्युत ऋणता का जो रिमेनिंग पार्ट है, विद्युत ऋणता का रासायनिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। किस प्रकार से ये केमिकल इम्पैक्ट दिखाता है, केमिकल बिहेवियर दिखाता है, करते हैं। देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, किन्हीं दो तत्वों के मध्य विद्युत ऋणता के मानों में अंतर से उसके बंध की प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। जैसे कि किन्हीं दो तत्व हैं, दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं। देखते हैं। जैसे ए और बी, ये दो परमाणु आपस में जुड़े हुए, अब इनमें विद्युत ऋणता का अंतर कितना है, इसके आधार पर इसके बंध की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है और चार्ट समझ में नहीं आए तो हमने साइड में लिखा है। अगर विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से ज्यादा हो तो ये बंध कैसा होगा, आयनिक दर्शाता है। बिल्कुल 1.7 पर ही हो तो 50% आयनिक होगा, मतलब 50% ससंयोजक होगा। और 1.7 से कम हो तो ये गुण ससंयोजक बंध दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली पता चल गया कि जैसे यहाँ पर विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से ज्यादा है, मतलब 1.8 है, तो ये बंध कौन सा हो गया, 1.8 की कंडीशन में आयनिक हो गया। लेकिन अगर 1.7 है तो 50% आयनिक है। लेकिन अगर हमारे पास में 1.1 ही है तो ये क्या हो गया, स्वसंयोजक प्रवृत्ति, ससंयोजक टाइप का बंध हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चार्ट बना लिया, देखा क्या 1.7 हमारा बंध को निर्धारित करता है, विद्युत ऋणता का अंतर। ठीक है, यहां से पता चल गया हमें बंध की प्रवृत्ति किस प्रकार की होगी, विद्युत ऋणता के अंतर के आधार पर। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम NaCl का। NaCl क्यों आयनिक प्रवृत्ति दर्शाता है, क्योंकि NaCl में विद्युत ऋणता का अंतर क्या होता है, 2.1 होता है। अतः 2.1 देखे, सोडियम की विद्युत ऋणता 0.9, क्लोरीन की 3.0, दोनों की विद्युत ऋणता का अंतर 2.1। अतः यौगिक कैसा होगा, देखो हमारा क्या है, टेबल दी है, 1.7 से ज्यादा हो तो कैसा होगा, आयनिक होगा। यहाँ पे कितनी विद्युत ऋणता है, 2.1 सोडियम क्लोराइड में, तो इसका नेचर कैसी होगी इस बॉन्ड की, आयनिक होती है। इसी प्रकार से लिथियम आयोडाइड विद्युत ऋणता का अंतर निकालते हैं। लिथियम की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 1, और आयोडीन की 2.5, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 1.5। तो लिथियम आयोडाइड क्या होगा, सहसंयोजक प्रवृत्ति भी दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, विद्युत ऋणताओं के अंतर से हम इनकी बंध दूरी को भी समझा सकते हैं। कैसे, जैसे जैसे विद्युत ऋणताओं का अंतर जिन जिन परमाणु में ज्यादा होगा, उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन व परमाणु एक दूसरे को, भाई आयनिक प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो विद्युत दोनों की जो त्रिज्या है, बंध दूरी है, वो सहसंयोजक त्रिज्याओं के योग से कम हो जाती है। ठीक है, अतः विद्युत ऋणता के आधार पर परमाणुओं की बंध दूरी को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अब दो परमाणु की विद्युत ऋणता के अंतर से बंध की ध्रुवता का पता लग सकता है कि ये बंध ध्रुवीय होगा, अध्रुवीय होगा। अगर विद्युत ऋणता का अंतर 0 है तो वो क्या है, 100% सहसंयोजक है, अध्रुवीय बंध है। ठीक है, तो विद्युत ऋणता के अंतर से हम बंध की ध्रुवता का भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम विद्युत ऋणता से और जल अपघटन किस प्रकार डिसाइड होता है। देखो, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड है, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड का जल अपघटन करवाते हैं यहाँ पर। तो देखो, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की 3 होती है और ऑक्सीजन की 3.5, तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, क्लोरीन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे H+ HOH, यहाँ पे इस OH में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इस H की कम है, तो यहाँ पर H पर क्या हो जाएगा, आंशिक धनावेश, और OH आंशिक ऋणावेश ले लेता है। अब देखो, धनावेश कहाँ जाएगा, ऋणावेश पे जुड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ दें यहाँ पर, तो देखो ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, यहाँ पर ये H+ इस OH से चला जाएगा, और क्या बना हमारे पास में, HOCl। फिर इसके बाद में जो Cl+ है ये कहाँ चला जाएगा, इस OH- से जुड़ जाएगा, ये क्या बना,
ClOH, वो भी HOCl ही बना, तो ये क्या बना हमारे पास में, हाइपोक्लोरस अम्ल होता है। इसी प्रकार BCl3, इसका जल अपघटन करवाएं जब हम, देखो यहाँ पे तो जो सेंट्रल एटम था उस पर आंशिक ऋणावेश आ गया था, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम है, इसके पास क्या है, कम विद्युत ऋणी है, क्लोरीन के पास विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और बोरोन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब जो HOH बंध टूटेगा H+ के रूप में, तो ये H+ कहाँ चला जाएगा, Cl- के पास में, अतः यहाँ पे क्या बना, HCl बनता है, और OH- कहाँ चला जाएगा, बोरोन के पास में, अतः यहाँ पे क्या बना, BOH OH OH, और यहाँ पर Cl HCl अम्ल बनता है, तो यहाँ पर क्या बना, H3BO3, ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम इसको विद्युत ऋणता से जल अपघटन को भी समझा सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत ऋणता से अणुसूत्र कैसे डिसाइड हो, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला किस प्रकार से लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं, इसका भी निर्धारण किया जाता है। देखो अणुसूत्र लिखने में क्या होगा, देखो कोई भी दो द्विअंगी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक या कोई भी द्विअंगी यौगिक है, उसका अणुसूत्र लिखते समय पहले क्या करते हैं, पहले उस तत्व को लिखते हैं जिसमें विद्युत ऋणता कम होती है, और फिर बाद में उसको जोड़ते हैं जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। जैसे देखते हैं, जैसे ClF है, ये यौगिक है, क्लोरीन और फ्लोरीन से बना है। अब क्लोरीन और फ्लोरीन में हमें विद्युत ऋणता का पता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता तो सबसे ज्यादा होती है और क्लोरीन की उससे कम होती है। तो देखो कम विद्युत ऋणी कौन हुआ, यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन को पहले लिख दिया, और ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है, यहाँ पर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को बाद में लिख दिया। इसी प्रकार ICl परमाणु है। अब आयोडीन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता का अंतर की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, हमने देखा है आवर्त सारणी में। अब ऊपर से नीचे गए तो ऊपर कौन है, यहाँ पर क्लोरीन वर्ग में, और नीचे आयोडीन है, तो आयोडीन की विद्युत ऋणता कम होती है क्लोरीन की तुलना में। ठीक है, तो इसको लिखते टाइम क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आयोडीन को पहले लिखेंगे और क्लोरीन को बाद में लिखेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन फ्लोराइड की बात करें तो ऑक्सीजन फ्लोराइड OF2 है। अब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कम है फ्लोरीन की तुलना में, फ्लोरीन की तो 4.0 होती है, जबकि ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। तो यहाँ पे पहले किसे लिखेंगे, कम विद्युत ऋणी परमाणु को लिखेंगे, बाद में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु को लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से Cl2 की बात करें तो देखते हैं कि यहाँ पर कम विद्युत ऋणी कौन है, क्लोरीन, और अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन। अतः यहाँ पर पहले कम विद्युत ऋणी को लिखेंगे, बाद में अधिक विद्युत ऋणी को लिखते हैं। परंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे NH3। NH3 में अधिक विद्युत ऋणी कौन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी है, फिर भी NH3 को में नाइट्रोजन को पहले लिखा जाता है और हाइड्रोजन को बाद में लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि परंपराएं चल रही है, कुछ परंपराएं मान भी ली जाती है, और यहाँ पे भी हम भी परंपराएं निभा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम विद्युत ऋणता बंध कोण को किस प्रकार प्रभावित करती है, यहाँ पर उसे समझ लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके कॉलेज में क्वेश्चन आता है, बंध कोण किस प्रकार प्रभावित होता है। अलग अलग एग्जाम्पल देखा और आपको पूछेगा कि NH3 का बंध कोण ज्यादा है, NF3 का बंध कोण कम है, या H2O का बंध कोण ज्यादा है, OF2 का बंध कोण कम है, Cl2 का बंध कोण क्या है, इस किस तरह से डिसाइड करेंगे कि इनका परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। तो यहाँ से काफी ज्यादा चांस बनते हैं आपके कॉलेज के फाइनल ईयर के, मतलब फर्स्ट ईयर के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनमें क्वेश्चन आने का। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं बंध कोण किस प्रकार निर्धारित होता है। देखो अणु के बंध कोण भी विद्युत ऋणता से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ पे कुछ बंध कोण लेते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखो NH3 का बंध कोण क्या है, 107 डिग्री लगभग, और NF3 का 102.4 डिग्री है। इसी तरह से H2O का बंध कोण 104.45 डिग्री है, और OF2 का बंध कोण 101.5 डिग्री है। अब देखते हैं हम यहाँ पर इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। फिलहाल तो ये देख लिया हमने कि ये मतलब NH3 और NF3 की बात करें तो NH3 का बंध कोण ज्यादा है NF3 से, और OF2 और H2 और OF2 की बात करें तो H2O का बंध कोण ज्यादा है OF2 से। ठीक है, अब इनको जैसे ही हम संरचनाओं के रूप में देखेंगे हमें ये परमाणु समझ में आएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार इन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। देखो NH3 को इस प्रकार लिखते हैं हम, इसका जो बंध कोण होंगे, स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, ये नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये NF3 है, ये नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर 3 फ्लोरीन इससे जुड़े हुए हैं। यही होता है, संरचना समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं हम, ये H2O है, यहाँ पे ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है,
और इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, जबकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और इससे दो फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने Cl2 का भी एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर दो क्लोरीन परमाणु भी इससे जुड़े हुए हैं। चलो अब इसको समझते हैं कि इनका बंध कोण किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। देखो हम यहाँ पे एक कॉमन चीज देख पा रहे हैं NH3 और NF3 में। जो केंद्रीय परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है, जबकि इससे जो जुड़े हुए परमाणु के यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे फ्लोरीन है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है, कम है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। अतः ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को किधर चले जाएंगे, NF3 में नाइट्रोजन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे NH में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बंधित इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, थोड़ा सा नाइट्रोजन की तरफ होते हैं या यथावत मानते हैं। लेकिन इस बंध कोण की तुलना में फ्लोरीन जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को कहाँ खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, फ्लोरीन परमाणु बाहर की ओर खींच रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाहर की ओर खींचने से और यथावत रहने से क्या फर्क पड़ता है, इसी को समझेंगे हम। देखो NH3 की तुलना में NF3 का बंध कोण कम है और H2O की तुलना में OF2 का बंध कोण भी कम है। इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता तो कम है, परंतु फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की तुलना में ज्यादा है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल से, चलो एग्जांपल हमने ले ही लिया। देखो नाइट्रोजन की तुलना में इस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता तो क्या है, कम है, जबकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। अतः NF3 और OF2, ये तो NF3 और ये OF2 दोनों की बात चल रही है। NF3 और OF2 में बंध इलेक्ट्रॉन, जो बंधित इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये बंधित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए और H2O में भी, और H2O में तो विद्युत ऋणता कम है हाइड्रोजन की, लेकिन OF2 में विद्युत ऋणता ज्यादा है फ्लोरीन की, तो बंधित इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है वो कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या था, NH3 की बात करें तो ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ये बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण क्या हो गया, आपस में एक दूसरे को बंध को जो प्रतिकर्षित करने की क्षमता है वो कम हो गए, तथा लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, वो लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी हो जाते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण ही है, तो ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। जब ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये लोन पेयर हावी हो जाता है और ये क्या करता है, इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। अतः ये क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा दबाव बनाने लग जाता है। इन बंद जैसे तीन परमाणु जुड़े हुए हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो कोई परमाणु विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, नीचे की साइड में चले गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास में लोन पेयर था, एक बार देखते हैं, शायद मैं मोबाइल में दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो लोन पेयर था तो इसका प्रभाव बढ़ गया इसके ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, इन बंधित इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर को दबा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, बंध कोण क्या हो जा रहा है, हमारा घट जा रहा है। यही कंडीशन हमारे पास में OF2 में आ गई। यहाँ पे लोन पेयर प्रतिकर्षण भी हावी हो गया, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण भी हावी हो जाता है, जिसकी वजह से ये बंध कोण सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इस कारण हमारा जो बंध कोण है वो NF3 में NH3 की तुलना में 107.3 डिग्री की तुलना में 102.4 डिग्री रह जाता है, जबकि H2O की तुलना में OF2 का बंध कोण 101.5 डिग्री हो जाता है। जबकि अब हम Cl2O की बात करें तो देखो क्लोरीन की विद्युत ऋणता तो कम है ऑक्सीजन की तुलना में, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, यहाँ पे बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर देखते हैं, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण क्या हो जा रहा है, बहुत हावी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जो बंधित इलेक्ट्रॉन है कहाँ चले जाते हैं, नाभिक के पास, ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जिसके प्रभाव से इस प्रतिकर्षण के बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के प्रभाव से ये बंध कोण 110 डिग्री तक हो जाता है। तो ये बंध कोण H2O की तुलना में 104 की तुलना में कहाँ पहुंच गया, 110 डिग्री पर पहुंच जाता है। जबकि विद्युत ऋणी परमाणु हाइड्रोजन की जगह जुड़ा हो तो बंध कोण घट जाता है, जबकि ऑक्सीजन की तुलना में विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा होता है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा है तो ये बंध कोण बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पर एक और कारण है कि हाइड्रोजन की तुलना में क्लोरीन का आकार बहुत बड़ा है, इसकी वजह से भी ये बंध कोण प्रभावी होता है और ये 110 डिग्री का बंध कोण बनाता है। तो इस प्रकार हमने
विद्युत ऋणता के सारे एप्लीकेशंस देख लिए हैं, वो आकार किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, बंद कोण को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, ये भी हमने समझ लिया है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर है ये भी कंप्लीट होता है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर जरूर देखें। इसमें हमने अब तक की परमाणु त्रिज्या के 4 टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट: परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, इनके बारे में अध्ययन किया है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नई यूनिट चालू करेंगे। तब तक धन्यवाद।